ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या डिफाइन किया? F बाय एम, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास, और ये कुछ और नहीं स्मॉल जी ही है। और अगर ये निकालना है तो 1 किलोग्राम मास रखिए, उस पर फोर्स चेक कर लीजिए। ठीक है, अब हमने फोर्स के लिए देखा कि अगर आपको दो मासेस के बीच में चाहिए तो आंसर आया GMM बाय आर स्क्वायर, आर सेंटर से डिस्टेंस स्फेरिकली सिमेट्रिक के लिए। मल्टीपल मासेस चाहिए कि ये 3-4 मासेस होते, तो अब अगर इस पर फोर्स चाहिए तो इसका F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, और F वेक्टर कैन बी रिटन एज summation of these three. This is called superposition principle. Superposition means gravitational force on any body can be obtained as vectorial summation of all the forces acting on the body due to other forces, other masses, sorry. Vectorial summation of all forces due to other masses. तो दो मास सिस्टम में ये था, मल्टीपल मास में हमने क्या किया, किसी भी बॉडी पे निकालना था तो सभी का वेक्टर निकाल के जोड़ दिया, कंपोनेंट निकाल के जोड़ दिया। और अगला पॉइंट हमने देखा कैलकुलेशन ऑफ जी। तो सरफेस पे आंसर GM बाय आर स्क्वायर, ये सरफेस का आंसर है। किसी भी हाइट h पे GM बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, मास अभी भी पूरा यूज होगा क्योंकि इस स्फीयर के अंदर पूरा मास है, और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो हमारा ये बन गया। और स्मॉल चेंज के लिए 1 माइनस 2h बाय आर, कब? जब h काफी छोटा हो r से। लेकिन जब हम h अंदर गए तो जो आंसर आया वो m डैश बाय r माइनस h का होल स्क्वायर, क्योंकि मास ये यूज होगा और रेडियस ये यूज होगी, और m डैश की वैल्यू m r माइनस h का होल क्यूब बाय r क्यूब। पक्का समझ में आया कि यहां जो मास यूज होगा, r डिस्टेंस पे मास कितना था, इस पे कितना है, तो क्यूब का रेशियो होगा क्योंकि 4/3 पाई कट जाएगा, तो ये आया। और एक r माइनस एच ऊपर बच गया और नीचे r माइनस आर का क्यूब आना चाहिए, तभी डायमेंशनली सही आएगा। तो हमारा फॉर्मूला ये बना और इसको लिखा G1 माइनस एच बाय आर, और इसी से पता चला सेंटर पे ग्रेविटी 0। तो यहां लीनियरली बदली तो हमारा फोटो बना, यहां से लीनियरली बदली r तक, r के बाद 1/r स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे सेंटर से यहां से 3r/2 पे ग्रेविटी चाहिए तो हमने इसको कैसे देखा, r पे कितनी थी तो 5r/2 पे कितनी है, तो 5r/2 पे कितनी है 4/25। लेकिन अगर यहां से 2r/5 चाहिए तो वंस अगेन डिस्टेंस हम यहां से नहीं सोचेंगे, सेंटर से सोचेंगे। सेंटर से 3r/5, r पे g, तो 3r/5 पे 3g/5। ठीक है, हमने एक और बात देखी कि हम ग्रेविटी को डेंसिटी के टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो ग्रेविटी आई GM बाय आर स्क्वायर, m था रो 4/3 पाई r क्यूब बाय आर स्क्वायर, तो g रो 4/3 पाई r। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो भी फॉर्मूला निकाला है, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि याद करिए, ये सरफेस के लिए। आप किसी और हाइट पे ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते कि आपसे कहा जाए कि 3r हाइट पे आंसर निकालो और आप यूज करो g रो 4/3 पाई 3r। लॉजिकली गलत है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से रेडियस बढ़ाने पे g की वैल्यू बढ़ रही है, जबकि सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाने पे कहां बदली। दरअसल क्योंकि ये फॉर्मूला क्या मान रहा है कि रो पूरे r में भरा हुआ है। इस फॉर्मूले में जो यहां r यूज हुआ वही यहां, तो ये फॉर्मूला तब का है जब यही डेंसिटी पूरे में होती, तब बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि मास भी बदलता। इसीलिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि ऐसे सब फॉर्मूले याद करिए कोई से भी। ले दे के हमारा एक ही फॉर्मूला है GM बाय आर स्क्वायर, और ये हमें पता है सरफेस का, और बाकी सब में हम कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, इकलौता ये, और ये भी कोई खास नहीं। हाँ देखिए, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस किया GMM बाय आर स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा पुराना वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी? वर्क डन बाय
सिस्टम नेट वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, यही था। अब दो तरह के फोर्स होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, अगर ये टर्म इधर भेज दूं, ये बनता, और माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दो तरह के फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वो फोर्सेस हैं जिनके साथ पोटेंशियल एनर्जी नाम का टर्म एसोसिएट होता है, लेकिन अगर आप उनका वर्क डन लिख रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो तो फिर वर्क डन नहीं आएगा। इनमें से एक ही कुछ आएगा। याद दिलाता हूं क्योंकि किसी को भी कोई भी अपने आप ही कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इस पर फोर्स एफ लगाया हमने, कुछ देर बाद ये एक्स खिसक गया और इस पे आ गई वेलोसिटी भी। वर्क एनर्जी थ्योरम लिखो, क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, ये बनता। ये मैंने वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखा है, लेकिन अगर ये ना लिखना चाहूं तो ये उस तरफ आ जाएगा, और अब भी बिल्कुल जस्टिफाइड हो रहा है, कॉमन सेंस दिख रहा होगा, क्योंकि हमने जितना काम किया या तो वो काइनेटिक एनर्जी में है या वो पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस फॉर्म में अगर लिख रहा हूं तो ये टर्म पोटेंशियल एनर्जी है, इस फॉर्म में लिख रहा हूं तो वो टर्म काइनेटिक एनर्जी है, मतलब सॉरी वर्क डन है। तो वर्क डन ही एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी है, अपोजिट साइन के साथ। पक्का समझ गए? और अपोजिट साइन की मीनिंग भी समझ में आ रही, क्योंकि ये चीज उस तरफ चली गई है। मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर? तो du इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। तो f की वैल्यू कितनी आई? माइनस डेल यू बाय डेल आर। ये टर्म समझ में आया? वर्क एनर्जी पावर में एक्सप्रेशन पढ़ा होगा कि फोर्स हमारा माइनस डेल यू बाय डेल आर था, और वजह सीधे समझिए, मैं इसको और कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये सिस्टम है, अब सिस्टम कोई भी हो सकता है। अगर सिस्टम काम करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने अगर कहीं कुछ काम किया तो हमारी बॉडी की स्टोर्ड केमिकल एनर्जी कम हो जाएगी। अगर आप काम करोगे तो थक जाओगे, तो जब जब हम वर्क करेंगे हमारे अंदर की एनर्जी कम हो जाएगी। तो जब जब ये चीज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, दैट्स व्हाई देयर इज एन एडिशनल नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ डेल यू, कि जब भी सिस्टम वर्क करता है इसकी एनर्जी गिर जाती है। जैसे किसी बैटरी से आप काम करवाओगे, किसी बैटरी से काम करवाओगे तो डिस्चार्ज होगी। जैसे आपने मोबाइल की बैटरी से पंखा चला लिया, तो आपने मोबाइल की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो मोबाइल ने वर्क डन तो पॉजिटिव किया, लेकिन उसके अंदर की स्टोर्ड एनर्जी पक्का गिर जाएगी। आखिरकार आया कहां से वर्क डन? तो कोशिश करिए समझने की, ये बिल्कुल कॉमन सेंस ही लिखा है कि अगर कोई काम करेगा तो उसकी स्टोर्ड एनर्जी कम हो जाएगी। बस इसमें क्या होता है, दूसरी चीज उतनी इंट्यूटिव नहीं लगती कि अगर ये नेगेटिव है तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हम उतनी आसानी से सोच नहीं पाते, खासकर हम डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे ये समझ में आता है हम काम करेंगे तो थक जाएंगे और हमारी एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे हम इन सीढ़ियों पे ऊपर चढ़े, यहां से पर्सन ऊपर चढ़ा, चढ़ता गया, ये तो पर्सन ने वर्क किया ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो पर्सन थक गया। लेकिन जस्ट इसका उल्टा सोचिए कि जब ये नीचे उतरा तो उस हिसाब से पर्सन की स्टोर्ड एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा लगता नहीं है, उतरने में भी हम थकते ही हैं, क्योंकि हमारी बॉडी कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल नहीं है। मतलब हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि आप ऐसे घुमा रहे हो तो एनर्जी नेगेटिव है, ऐसे घुमाओगे तो मिल जाएगी, क्योंकि हमारी मसल्स में एनर्जी डायरेक्ट स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन कुछ में है। जरा बैटरी के बारे में सोचिए कि ये बैटरी का प्लस और माइनस था, आपने बैटरी से एक पंखा चला लिया तो समझ गए, लेकिन अगर आपने इस पंखे को की जगह कोई दूसरी बैटरी ले ली, अभी हम क्या कर रहे हैं, इससे चार्ज ले बाहर दे रहे हैं। अगर मैं किसी बड़ी बैटरी से इससे चार्ज वापस खींच लूं तो ये बैटरी चार्ज होने लगेगी।
तो उस दौरान क्या हो रहा है कि कोई और बैटरी पे काम कर रहा है। समझ गए? जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, आपने स्विच ऑन किया, करंट ऐसे गया, तो बैटरी हो गई डिस्चार्ज। लेकिन अगर आपने एक बड़ी बैटरी यहां लगा दी, ये बड़ी बैटरी है, तो ये अगर जीत गई तो करंट कैसे गया? ऐसे, तो ये बैटरी फिर चार्ज होने लगे। लेकिन ये तभी चार्ज होने लगेगी जब ये रिचार्जेबल बैटरी होगी। तो बैटरी भी सभी ऐसी नहीं होती कि आप उल्टा भेजोगे वो चार्ज हो जाएंगी। से नॉर्मल आपके सेल हैं 1.5 वोल्ट के घड़ी वाले सेल, अगर आप उनको कनेक्ट करोगे तो वो चार्ज नहीं हो सकते, उनके रिचार्जेबल सेल अलग आते हैं। तो शायद समझ गए, कंजर्वेटिव फील्ड एक तरीके से रिचार्जेबल फील्ड है। समझ गए? से हर फोर्स, जैसे हर एनर्जी या हर एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका रिचार्जेबल नहीं होता। आप वापस एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते। कुछ कुछ में कर सकते हैं, स्प्रिंग में कर सकते हैं, फ्रिक्शन में स्टोर नहीं कर सकते। फ्रिक्शन में एक बार लॉस हुआ तो हुआ, स्प्रिंग में खिंच रहे थे तो लॉस है, फोर्स अगर हटा दोगे तो वापस से काइनेटिक एनर्जी में गेन मिल जाएगा। हर फोर्स के पास स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है। तो शायद समझ गए, सिर्फ वही कंजर्वेटिव हैं जिनके पास उस एनर्जी को स्टोर करने की फैसिलिटी है। जैसे स्प्रिंग ने स्टोर किया डिफॉर्मेशन के फॉर्म में, ये इलास्टिक एनर्जी है जिस फॉर्म में स्प्रिंग ने स्टोर किया। समझ गए? चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर किया, ग्रेविटेशन ने ग्रेविटेशन फील्ड के फॉर्म में। तो ऐसे हर एक कंजर्वेटिव फोर्स के साथ एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होगी, बशर्ते वो कंजर्वेटिव। तभी तो क्लोज्ड पाथ में आंसर 0 हो पाएगा, क्योंकि यहां से यहां अगर वर्क डन उसने पॉजिटिव किया है तो आगे में नेगेटिव है, टोटल वर्क डन कट गया, यहां लॉस हुआ, यहां डेल्टा यू नेगेटिव है, पक्का फील आया? यहां डेल्टा यू पॉजिटिव है और वो कट गया। और ग्रेविटी इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशन, ये कंजर्वेटिव फोर्स के कॉमन एग्जांपल है। अब जरा देखिएगा फोर्स हमारा क्या है, जी एम एम बाय आर स्क्वायर नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आर वेक्टर हमारा बाहर की तरफ होता है। जैसे जरा समझिए कि इस पॉइंट का आर वेक्टर ये है, और मास अगर आपने यहां रखा, ये कैपिटल एम है, तो फोर्स तो ये आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बाहर है, फोर्स हमारा अंदर है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन। समझ गए? और अगर फोर्स नेगेटिव है तो एफ डॉट डी आर का नेगेटिव इंटीग्रेशन, ये डी यू है, क्योंकि इसी को माइनस डी यू बाय डी आर लिखा, लिख सकते हैं। तो डी यू की वैल्यू जी एम एम बाय आर स्क्वायर डी आर, तो यू की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ जी एम एम बाय स्क्वायर डी आर, और इसका इंटीग्रेशन माइनस जी एम एम बाय आर प्लस सी, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन आर प्लस सी। और ये सी हमारी मर्जी, तो सी में कैसे चूज कर रहा हूं? एट आर इक्वल टू इंफिनिटी एनर्जी इज 0, ये मैंने एज्यूम कर ली। पोटेंशियल एनर्जी जब भी बात करोगे तो एक रेफरेंस आएगा, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है, आपको फोर्स का फंक्शन पता है, एनर्जी में इंटीग्रेशन होगा, तो सी कैसे पता चलेगा? एक डेटम या एक रेफरेंस लेंगे। तो यहां हमने क्या रेफरेंस लिया? आर इंफिनिटी पे यू 0 है, और लॉजिक क्या है? फार फार अवे, इतनी दूर है कि आपस में इंटरेक्शन ही नहीं है, और इंटरेक्शन नहीं है तो क्यों ना उस चीज को हम 0 मान लें। तो ये हमारा एज्यूम्ड रेफरेंस पॉइंट। तो इससे पता चला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जी एम एम बाय आर, और खास बात शायद समझ में आ गई होगी, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि फॉर्मूले में आर प्लस माइनस नहीं है, आर डिस्टेंस है, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी हर हाल में नेगेटिव है। यही वजह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है। तो ये पॉइंट था डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, एक मिनट, टू मास सिस्टम सेपरेटेड बाय आर।
नेगेटिव शोज अट्रैक्शन। देखो ये हमारा m है, ये हमारा m है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इनके बीच में r ये है। r वेक्टर हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है। r वेक्टर ये, फोर्स वेक्टर पीछे था, तो f वेक्टर r वेक्टर के अपोजिट है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव है। रिपल्सिव होता तो प्लस लेते, क्योंकि जिस तरफ r है उसी तरफ धक्का लगता है, लेकिन ये अट्रैक्टिव है इसलिए हम नेगेटिव ले रहे हैं। इवन ये स्प्रिंग में भी तो लेते हैं, जरा सोचो, स्प्रिंग ये इधर जा रही है, फोर्स पीछे लग रहा है, तो हम इस F को माइनस के एक्स लेंगे। उम्मीद है फॉर्मूला समझ में आया होगा। फोर्स 1/r² था, इसका इंटीग्रेशन 1/r, क्योंकि 3 नेगेटिव थे। 3 नेगेटिव समझिए, एक फोर्स की डेफिनेशन में नेगेटिव, ऊपर दूसरा फोर्स का फॉर्मूला ही माइनस डेल यू बाई डेल आर होता है। एक ये नेगेटिव, एक इंटीग्रेशन का नेगेटिव, और 3 नेगेटिव होने की वजह से ये आंसर फिर से नेगेटिव। फोर्स तो नेगेटिव था ही, एनर्जी भी नेगेटिव थी। इसका मतलब अगर फोर्स पॉजिटिव होते तो एनर्जी पॉजिटिव आती। जरा समझिएगा, मान लो ये होता, इसके फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, के क्यू क्यू बाय आर। इसमें नेगेटिव नहीं है तो इसमें नेगेटिव नहीं है, तो इसकी एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव ड्यू टू रिपल्शन। इसका मतलब इसके आंसर किसकी तरह आएंगे। अब लिखते तो अब हम के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर लिखते, अब एनर्जी लिखते माइनस के क्यू क्यू बाय आर। और सही बात है, अट्रैक्शन का आंसर अट्रैक्शन की तरह आना चाहिए कि यहां नेगेटिव कब था, चार्जेस अपोजिट है तो नेगेटिव आएगा। यहां मासेस अपोजिट नहीं है, लेकिन ये बिहेव ऐसे ही कर रहे हैं, मान लो अपोजिट चार्जेस की तरह अट्रैक्शन हो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन की आखिरकार जो हमने ये एक्सप्रेशन एनर्जी का निकाला है वो किस चीज का है। तो आपको पहले ये लिखना पड़ेगा ये आखिरकार क्या है, व्हाट इज एफ। तो लेट एफ बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ गए, बिटवीन कैपिटल एम एंड एम सेपरेटेड बाय आर। अब देखिएगा यहां मैंने क्या किया, एम एन ये भी डिफाइन कर दिया, आर भी डिफाइन कर दिया, एफ भी जी डिफाइन करने की जरूरत नहीं। तो जो स्टेप था बस वो सी की अंग्रेजी करके ऊपर लिख दिया मैंने। और जब भी नया स्टेप आएगा हम लिखेंगे, जैसे ये लिखेंगे ये आया कि अब ये कहां से आया, तो या तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख दो, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, या वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, या यूजिंग डेफिनेशन ऑफ फोर्स, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव एनर्जी ऑफ फोर्स एक्सेट्रा। अब बहुत ही जरूरी डिस्कशन जो हम बात कर रहे थे कि आखिरकार ये एनर्जी जो यू निकली है, ये एनर्जी निकली है एम और एम के बीच की, ये एनर्जी किसकी है, स्मॉल एम की या कैपिटल एम की या दोनों की या सिस्टम की, या इसकी अलग ये है इसकी अलग ये है और टोटल जुड़ जाएगी। समझ गए मैं क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, कि क्या ऐसा है कि इसकी एनर्जी ये है, इसकी एनर्जी ये है, और टोटल एनर्जी ट्वाइस ऑफ जीएमएम बाय आर है। क्योंकि ये एनर्जी फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, और कंबाइंड एनर्जी है। ये एनर्जी इस सिस्टम की कंबाइंड है, ये किसी एक मास की एनर्जी नहीं है, दोनों की एनर्जी है। क्यों, क्योंकि अगर मैंने डिस्टेंस बदल दिया, पहले आर है अब आर डैश है, तो सिस्टम की एनर्जी बदल गई, और जो लॉस या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी जो भी है वो पूरे सिस्टम का है। तो इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप जब कैलकुलेट करोगे, जैसे ये आर था तो इस पे एक एफ आएगा एक एफ आएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो एक वर्क डन इस पे आएगा एक वर्क डन इस पे आएगा। तो इससे ये लगता है कि 2 बार एनर्जी कैलकुलेट होगी, कि एक इसके लिए आएगी एक इसके लिए आएगी, लेकिन ये 2 बार आएगा नहीं, क्योंकि इसका dr1 और इसका dr2 मिलके ही dr है। कोशिश करो समझने की, ये अगर dr डिस्प्लेस किया, dr1 किया, ये dr2 आगे गया, तो इस r में जो चेंज है वो कितना है, dr1 प्लस dr2 है। और आप सोचिए कि इसमें मैंने जो इंटीग्रेशन में dr लिया है वो dr इनके बीच का सेपरेशन है।
तो मैं dr1 और dr2 मिला के dr ले चुका हूं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले r था, अब दोनों खिसक गए और डिस्टेंस हो गया r माइनस dr। तो दरअसल इस पे इस दौरान f लगा होगा, तो वर्क डन दो होने चाहिए, एक f इंटू dr1, एक f इंटू dr2। लेकिन ये dr1 और dr2 क्योंकि f तो बराबर है, यही तो dr है और मैंने dr लिया है, इसका मतलब मैंने दोनों वर्क डन काउंट कर लिए। मतलब मुझे तो इससे फर्क ही नहीं पड़ा कि ये dr आखिरकार दोनों का समेशन था, या एक फिक्स था दूसरा हिल रहा था, या ये फिक्स था ये हिल रहा था, या दोनों हिल रहे थे। ये समझ में आया? इस कैलकुलेशन में हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ा कि डिस्प्लेसमेंट किया किसने, इसीलिए हमें पता भी नहीं चला कि एनर्जी किसकी है, इसीलिए ये एनर्जी सिस्टम की है। समझ गए? सेपरेशन सिस्टम का लिया, ये सिस्टम की कंबाइंड एनर्जी है। और सही बात है, अकेली इसकी एनर्जी होती तो ये एनर्जी एक्चुअली, इसको सही नाम दें तो इसे एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन नाम देना चाहिए। ये समझ में आया? ये ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन की वजह से एनर्जी है, अकेले इसने एनर्जी पैदा नहीं कर रखी है। ये नहीं होता तो इसके पास वो एनर्जी नहीं होती, ये नहीं होता तो उसके पास नहीं होती। तो आखिरकार ये दोनों के प्रेजेंस की वजह से एनर्जी आई है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट काफी मायने रखेंगे आगे। ये जो एनर्जी आई है, दिस इज इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ कंबाइंड सिस्टम, इंडिविजुअल पार्ट की नहीं है, ये कंबाइंड सिस्टम की। देखो है ही ये डेफिनेशन क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ गए? तो अगर मैं डिफाइन करूं तो समझिएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to can be defined as negative of work done by electric field, work done by system। अब सिस्टम कोई भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, स्प्रिंग का फोर्स है तो स्प्रिंग की एनर्जी है। इसी को कई जगह ये टर्म काट के ये भी लिखा होगा, डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट सिस्टम। सोचो, वर्क डन बाय सिस्टम और अगेंस्ट सिस्टम, और इसमें स्लोली। अब ये स्लोली का मीनिंग क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। लिख सकते हैं? अब स्लोली अगर लिखा है मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ नहीं, इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम ही डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी है। आया समझ में? तो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सिस्टम मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का सिस्टम, उसको हमने सिंगल बॉडी मान ली। अब वो हर इंस्टेंट के लिए सिस्टम वही है, सिंगल बॉडी। उनके बीच का डिस्टेंस बदल रहा है तो हमारा सिस्टम बदल रहा है। ठीक है? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट against system in moving masses slowly। अब डेफिनेशन में ये टर्म समझ में आया कि मास इज स्लोली, ये जरूरी था लिखना, अदरवाइज हमारी डेफिनेशन सही नहीं होती। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय सिस्टम, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, और ये चीज जीरो है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल माइनस वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइन होती तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द सिस्टम इन मूविंग मासेस स्लोली फ्रॉम इंफिनिटी। अब जरा सोचिए,
अगर मैंने सिर्फ इतना लिख दिया तो ये डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और इनिशियल कितनी है? 0। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन सीधे ही आ गई। तो देखिए इसमें हर चीज यूज हो रही है। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये अगेंस्ट द सिस्टम, तो ये नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कहां से सिस्टम के अगेंस्ट वर्क कर रहा है? जब हम इंफिनिटी से लाए, क्योंकि ये तो डेल्टा था, डेल्टा कैसे हट गया? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल था और इनिशियल टर्म 0 था। स्लोली मतलब डेल्टा काइनेटिक एनर्जी 0। अगर आप बिल्कुल स्लो 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 ला रहे हो तो स्पीड आई नहीं कभी उनके पास, तो काइनेटिक एनर्जी आई नहीं। ये बस मैंने क्यों बताया, ये समझाने के लिए कि डेफिनेशंस में आपकी मर्जी नहीं चलती, डेफिनेशन प्रॉपर होती है। क्योंकि इनमें से आप एक भी टर्म मिस कर दोगे तो आपकी डेफिनेशन बदल जाएगी। आपने स्लोली नहीं लिखा तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अननोन टर्म आ गया, ये तो गलत हो गया। एक्सटर्नल नहीं लिखा तो भी गलत हो गया। अगेंस्ट नहीं लिखा तो आपने नेगेटिव टर्म यूज नहीं किया, और इंफिनिटी नहीं लिखा तो फिर आपका डेटम गड़बड़। तो देखिए दो मासेस की पोटेंशियल एनर्जी हमें पता चल गई। अब जरा एग्जांपल देखें। ये मास m है, ये मास m है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, या मैं रेडियस ले लेता हूं इनकी तो शायद ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ये 2r r, इनके बीच का सेंटर से सेंटर डिस्टेंस 6r, ये मास m। अब इसमें if capital M is fixed and small capital M मतलब 2m is fixed, M is released, find its kinetic energy just before impact. Minimum velocity M should have in rightward direction to escape to infinity. तीसरा, if capital M is fixed, 2m is released, find its speed just before impact. Both are free. Find speeds just before impact. तो ये क्वेश्चन उस डिस्कशन को समझने के लिए है कि ये एनर्जी आखिरकार किसकी है। क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का है कि दो मासेस हैं, एक बार हमने इसको फिक्स कर दिया, इसको छोड़ दिया, एक बार इसको फिक्स कर दिया, इसको छोड़ दिया, एक बार दोनों को छोड़ दिया। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि पहले में 2m को हमने फिक्स कर दिया, m रिलीज किया। तो देखिएगा अगर ये फिक्स्ड है, ये m हमने रिलीज किया तो ये अपने आप पास आएगा। अब ये तो हिलना नहीं है तो ये पास आएगा तो यहां पहुंचेगा, यहां तक इसके पास स्पीड आ चुकी होगी। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी गेन की है तो किसी ने वर्क किया होगा, तो दिख रहा है ग्रेविटी ने वर्क किया है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल है। और शायद समझ रहे हो कि वर्क डन इस तरफ एफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है। तो या तो मैं लिखूं वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं ले सकता क्योंकि मैं वर्क ले चुका हूं, और वर्क डन बाय ग्रेविटी एफ इंटू डी एक्स है, लेकिन दिक्कत यह है कि एफ डी एक्स वेरिएबल है। अब एफ कितना था? जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही था। और सेंटर से डिस्टेंस की लिमिट क्या है? 0 नहीं है, ये 3r और 6r, तो लिमिट 3r और 6r इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, और डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेशन कर दो, जी एम एम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स, तो ऑन सॉल्विंग 3r माइनस 6r। ये समझ में आया? पहला अप्रोच मिल गई स्पीड। पहला अप्रोच क्या था कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वेरिएबल था,
तो हमने इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल दिया, हमारी स्पीड मिल गई। तो यहां मुझे पोटेंशियल एनर्जी काउंट नहीं करनी पड़ी। लेकिन बस दरअसल शायद पोटेंशियल एनर्जी समझ गए होंगे, इंटीग्रेशन से बचने का ही तरीका है। देखिए कैसे, यहां पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में है कितनी, -g, ठीक है, m बाय 6r। वो कैपिटल M स्मॉल m बाद में वैल्यू छाप लूंगा मैं। और यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -gm बाय 3r। ये आया समझ। और पोटेंशियल एनर्जी का लॉस काइनेटिक एनर्जी का गेन है, या टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई है नहीं, तो टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल कंजर्व्ड है। तो 0 - gmm बाय 6r इज इक्वल टू ½ mv² -gmm बाय 3r। और शायद समझ गए होंगे इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है। और चूंकि इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, तो चाहे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, चाहे पोटेंशियल एनर्जी लगाओ, बस इसमें फायदा क्या है, हम इंटीग्रेशन से बच गए। क्योंकि ये तो ठीक था, ये तो आसान था। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता, ये m है, एक और m है, अब मास यहां है, और ये जब यहां आया तो इसकी स्पीड निकालनी थी, तो अब आपको किसी भी x पे पहले इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, फिर आप उसको इंटीग्रेट करोगे। जरूरी नहीं वो फॉर्म आपने पढ़ रखा हो, लेकिन हम पोटेंशियल एनर्जी से तो कर सकते हैं कि पहले सिस्टम की देखेंगे, बाद में देखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ही गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेशन से बचने का तरीका है कि आपको कभी भी कंजर्वेटिव फील्ड में इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन पता है। क्यों? क्योंकि एक बार हम इंटीग्रेट कर चुके, आखिरकार ये फॉर्मूला निकाला भी तो हमने इंटीग्रेशन से ही है, तो इंटीग्रेशन हम कर ही चुके हैं, अब हम बस लिमिट छाप रहे हैं। इसीलिए हम ये तरीका नहीं करेंगे, लेकिन कर सकते हैं। समझ में आया? दरअसल एक छोटी सी दिक्कत है कि dx का एरो गलत है, बता रहा हूं। ये डिस्प्लेसमेंट -dx है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चलो समझा देता हूं। ये x है, हमेशा dx उस तरफ होता है जिस तरफ x बढ़ता है, और dx की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट dx नहीं है, हमारा डिस्प्लेसमेंट -dx है। तो f इंटू -dx था, तो अब ये लिमिट 6r और 3r होती, ये नेगेटिव आता, लिमिट बदलती। समझ गए? तो ये हम फुर्सत से करेंगे जब हम इंटीग्रेशन सीखेंगे, जब हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये समझो कि इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है। अभी तो हमने एक बार इंटीग्रेशन करके फॉर्मूला रट मारा और बार बार लगा दे रहे हो। और ध्यान दीजिए नेगेटिव साइन। तो पहले क्वेश्चन का कैलकुलेशन, अब हम तीनों क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन ये थी, इनके बीच का डिस्टेंस 6r था। पहले क्वेश्चन में कंडीशन ये है, स्पीड इसके पास है, डिस्टेंस 3r है। तीसरे क्वेश्चन में यह है कि स्मॉल m अपनी जगह है और कैपिटल M घूम के आ गया। दूसरा मैंने फिलहाल इग्नोर मार दिया क्वेश्चन। पहला, तीसरा और चौथा समझ रहे हैं। ये फिक्स है, ये मूव कर रहा है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये मूव कर रहा है। और चौथे क्वेश्चन में दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन शायद एक बात तो समझ में आ रही है कि अब वेलोसिटी दोनों के पास है। लेकिन जरा सोचिए, यहां काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है? 0। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है? -gmm बाय 6r। यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? gmm बाय 3r। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कॉपी पेस्ट, ये समझ में आया? यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ½ mv1², ½ mv2², लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -gmm बाय। तीनों ही स्टेट में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो डिस्टेंस का फंक्शन है, वो तो तीनों में सेम है, जो उसमें है, इसमें है, इसमें है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी तीनों के लिए सेम है। इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी तो तीनों का सेम है। आखिरकार वर्क डन बाय ग्रेविटी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है।
पहले नीचे 6R था, अब नीचे 3R है, मैग्नीट्यूड बढ़ गया, नेगेटिव साइन है, तो पोटेंशियल में लॉस हो रहा है, तभी तो काइनेटिक में गेन होगा। और बस क्या हुआ, पहले केस में वो सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी में गया है, दूसरे में वो सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी में गया है, तीसरे में दोनों में गया। मतलब वो एनर्जी किसकी थी पता ही नहीं चल रहा है, सिस्टम की है, जो ले पाए ले लो। ये फिक्स था तो पूरी एनर्जी इसने ले ली, ये फिक्स था तो पूरी इसने ले ली, दोनों फ्री थे दोनों ने ली। लेकिन एक एक्स्ट्रा अननोन आ गया V1 V2 नाम का, क्या करेंगे इसमें, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्योंकि अच्छी बात है एक्सटर्नल फोर्स तो कोई है नहीं, तो वेलोसिटी मास इसके इनवर्स रेशो में आ गया समझ में। तो इसका मतलब V1 V2 में हमारे पास एक एक्स्ट्रा रिलेशन है। तो शायद पूरा डिस्कशन जो मैं करना चाह रहा था वो यही था कि एनर्जी सिस्टम की है, जो ले पाए ले लो। तो ये टर्म दोनों के लिए सेम है, अंतर सिर्फ इसमें आ रहा है। तो इसके लिए मैं अगर इधर ले आऊं तो Gmm/6R हाफ m काइनेटिक एनर्जी, यही बनता। अब हम वैल्यू छाप लेते हैं, मासेस कितने 2m और m, तो G2m/6R इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर पहले पार्ट के लिए। तो हमेशा सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम इनिशियल कंडीशन निकालेंगे। इनिशियल कंडीशन ये थी 2m m रेस्पेक्ट और इनके बीच का डिस्टेंस 6R था, रेस्पेक्ट है। फाइनल कंडीशन क्या है, 2m हमारा फिक्स्ड है, m के पास हमारी स्पीड v है, डिस्टेंस 3R। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी G2mm/6R, काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनली काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी G2mm/3R। तो ये इधर ले आओ, तो Gmm/3R इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, m से m काटा, v की वैल्यू आ गई 2Gm/3R होल अंडर रूट। सेकेंड का सॉल्यूशन वंस अगेन इनिशियल कंडीशन, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में यहां हमने वेलोसिटी v0 दे रखी और फाइनली हमें क्या करना है, इंफिनिटी पे जस्ट भेजना है। तो शायद ये समझ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि कम से कम कितनी स्पीड दें कि इंफिनिटी पे भाग जाए। तो हमने v0 दिया, फाइनली उसको रोक दिया, क्योंकि जस्ट इंफिनिटी पे रुक जाए और डिस्टेंस इंफिनिटी, ये तो हमेशा से ही फिक्स था। तो अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, बराबर कर दें। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m v0 स्क्वायर, पोटेंशियल कितनी है G2mm/6R, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0। तो यहां से v0 की वैल्यू 2Gm/3R, कोइंसिडेंस सेम। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या है कि कैपिटल M 2m, कैपिटल M डिस्टेंस 6R, इस बार ये फिक्स्ड है, ये फ्री है। फाइनली m 2m सेपरेशन 3R, इसके पास स्पीड v। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल G2mm/6R, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m v स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी G2mm/3R। तो पूरे कैलकुलेशन पिछले पार्ट की तरह ही है, बस वेलोसिटी में एक एक्स्ट्रा ये आ जाएगा, मतलब 2 कट जाएगा उसका। और ये सीधे जस्टिफाइड था कि उसका आंसर 2 आया था, इसका ये आएगा। वही काइनेटिक एनर्जी उसको लेनी थी, वही काइनेटिक एनर्जी इसको लेनी है, लेकिन इसका मास डबल है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों के लिए सेम है। फोर्थ पार्ट,
फिर से इनिशियल फिगर, और शायद इस बार ये समझ में आ रहा है ये मीट कहां करने वाले हैं। सेंट्रोमास जहां था, इनका सेंट्रोमास वहीं होगा, तो सेंट्रोमास जहां था वहीं होगा। दोनों ने मिलकर डिस्टेंस कितना कवर अप किया? 6r किया। अरे पहले गैप 6r था, अब गैप 3r है, तो डिस्टेंस 3r कवर अप किया, और वो मास के इनवर्स रेशियो में कवर अप किया होगा। ये अगर x गया होगा तो ये 2x गया होगा, और ये x है, ये 2x है, और इसकी वैल्यू 6r माइनस 3r है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? r। तो दरअसल ये r मूव किया है, ये 2r मूव किया है। हालांकि वो पूछा नहीं था, क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं है कौन कितना मूव किया, हमें तो सिर्फ ये गैप चाहिए। आ गया समझ में? चलो निकाल लिया। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी G2mm by 6r। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हमें स्पीड लिखनी पड़ेगी, अगर इसकी भी है तो इसकी 2v होगी मास के इनवर्स रेशियो में। ठीक है, या तो सेंटर ऑफ मास से सोचिए या ऐसे सोचिए, दोनों पे फोर्स बराबर लगा, लेकिन मास 1:2 था, तो एक्सीलरेशन इसका 2a है, इसका a है, लेकिन सेम टाइम के लिए एक्सीलरेशन 1:2 है और टाइम सेम है, एक साथ बराबर टाइम मिला दोनों को, तो जिसका एक्सीलरेशन डबल था उसकी स्पीड डबल होगी। तो चाहे हम सेंटर मास से ना करें तो भी समझ में आ रहा है कि स्पीड v और 2v होगी। तो हाफ 2m v स्क्वायर हाफ m 2v स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी G 2m m by 3r। इधर ले गए तो Gm m by r 3r इज इक्वल टू 4 और 2 6 3m v स्क्वायर, v से v कटा, तो Gm by 9r, ये v की वैल्यू। लेकिन ये इसका आंसर है और इसका आंसर उसका ट्वाइस होगा। चलो तो क्वेश्चन करो कुछ। क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। m ये अर्थ है, यहां से वेलोसिटी 0 से इसको मैंने ड्रॉप किया, लेकिन ये डिस्टेंस r है। अब पूछा है फाइंड स्पीड जस्ट बिफोर इंपैक्ट। वैसे ये लिखा नहीं है कि अर्थ रेस्ट पे है कि नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली अर्थ को हम रेस्ट पे ही मानेंगे। ये समझ में आए? प्रैक्टिकली अर्थ इतना बड़ा मास है कि वेलोसिटी मास के इनवर्स रेशियो में आएगी, तो इसकी वेलोसिटी ना के बराबर आएगी। तो अर्थ को हमने रेस्ट पे माना, r रेडियस से ड्रॉप किया। ठीक है, तो समझिए फाइनल वेलोसिटी √2gr कतई नहीं है, क्योंकि g की वैल्यू लगातार बदल रही है। तो या तो आप इंटीग्रेशन से निकालोगे वेलोसिटी अलग, या वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन ये है, पहला ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने यहां स्पीड √gr दी, ये रेडियस r है, ये अर्थ है और ये फिक्स है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड है, और आप इस √gr को 2gh से कंपेयर करके hr/2 नहीं लिख सकते। इवन v²/2g हाइट गड़बड़ है। समझ गए ना क्या कह रहा हूं? h की वैल्यू v²/2g लिखते तो मुद्दा ये है g कौन सा? g तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, क्योंकि ये काफी बड़ी स्पीड है, रेडियस r के टर्म में दे रखी है, इसीलिए वो फॉर्मूला फिर फेल हो गया। पक्का समझ गए? तो ना तो टाइम का √2h/g फॉर्मूला लगेगा, ना v²/2g हाइट है, ना √2gh है, कुछ नहीं है, सब कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम है। इनिशियल फोटो बनाओ, फाइनली फोटो बनाओ और आंसर निकालो। हाँ, m स्मॉल m कट जाएगा, वैसे कट जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, रेडियस तो अंडरस्टूड है यार r। ठीक। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में 1 मिनट, आंसर g के टर्म में दे रखा है, लेकिन g तो वेरिएबल है, तो अंडरस्टूड है g कहां का है? सरफेस का। तो आपका ये फॉर्मूला जो √gr लिखा है, इसको ऐसे मत लिखिए, इसको Gm/r² इंटू r, ये लिखिए। पक्का समझ गए? तो √gr मैंने लिखा है, लेकिन आपको ऐसे ट्रीट करना है उसको।
कि जी की वैल्यू और सरफेस वाली छापेंगे। चलो देखो, पहला क्वेश्चन, इनिशियल कंडीशन ये है और फाइनल कंडीशन ये है। इसके पास वेलोसिटी आ चुकी है और डिस्टेंस इसका r है। इसकी साइज निगलेक्ट कर दो, काफी छोटी मान लो, तो सेंटर से डिस्टेंस r है। तो यहां काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी gmm/2r, सेंटर से डिस्टेंस 2r। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी है और कितना, डिस्टेंस r। इसको इधर ले आओ, तो gmm/2r हाफ mv², तो वेलोसिटी आ गई √gm/r। आ गया पहले का आंसर। और ये कितना है, तो पिछले का आंसर क्या आ गया, हाँ। दोनों क्वेश्चन सेम थे, फिर भी मैं अलग से करूंगा उसको। इसकी जो इंपैक्ट पे स्पीड आई, ये आई, और उसकी जो प्रोजेक्शन स्पीड दे रखी थी वो यही दे रखी थी। तो अगर ये स्पीड यही आई है तो इस हाइट पे जाने पे रुक जाएगा। आ गया समझ में क्या कह रहा हूं? फिर भी हम इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में इसकी स्पीड दे रखी थी √gr, इसको हमने छापा और gm/r² इंटू r, gm/r। पहले ये वैल्यू हमने सुधार ली, डिस्टेंस r था। फाइनली जब ये यहां से कितने डिस्टेंस पे, h पे, हमें पता नहीं कितना है, और इसकी स्पीड हो गई 0। तो इनिशियल काइनेटिक और इनिशियल पोटेंशियल, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m√gm/r²। इनिशियल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव, ये। फाइनली काइनेटिक 0, फाइनली पोटेंशियल gmm/r+h। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो gmm/2r माइनस gmm/r माइनस gmm/r+h। ये सॉल्व किया तो माइनस gmm/2r माइनस gmm/r+h। न्यूमरेटर कट गया, 2r इक्वल टू r+h, h इज इक्वल टू r। आना ही था। मान लो क्वेश्चन में पूछा होता पोजीशन या हाइट व्हेन स्पीड बिकम्स हाफ, ये पूछा होता। जब स्पीड आधी हो गई, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, अभी भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड आधी हो गई तो ये स्पीड कितनी बची, बस यहां क्या है, ये जो टर्म लिख रहे थे ये कितना आ जाएगा, हाफ gm/r होल स्क्वायर। ये आता, ये बना gmm/2r माइनस gmm/r इज इक्वल टू 1/8 gmm/r माइनस gmm/r+h। ये बना 1/2, ये बना 1/8, 1/2 माइनस 1/8 3/8, डिनोमिनेटर में 8/3, 2r, ये हमारा नेगेटिव का, ये हमारा नेगेटिव का r इज इक्वल टू नेगेटिव का gmm/r+h। ठीक है। हाँ, अब मैं ये सॉल्व कैसे कर रहा हूं, ऑब्वियसली आप काट पीट के कर सकते हो। मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं, देखिए, ये 1/2 है, 1/8 कंबाइन करने पे 5/8, ये 5/8 लिखा है, मतलब डिनोमिनेटर 8r/5 है, ये 5/8r टाइप का बनता, मतलब डिनोमिनेटर में 8r/5 है, लेकिन यहां r+h है, तो बचा हुआ h 3r/5 होगा। कैलकुलेशन समझ गए कि जबरदस्ती के हम स्टेप नहीं लिख रहे हैं, तो मैं वैसे नॉर्मली रिपीट कर देता हूं। ये ऐसा था 8r और इसके लिए gmm/r+h, तो यहां इसको इधर ले जाना बेवकूफी है,
आप इसी को 8r/5 सोचिए, इसी को r+h सोचिए और इन दोनों में सोचिए, बराबर कर दीजिए। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि हम किसी भी टाइम पे ये सब निकाल सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि कितनी देर में यहां वेलोसिटी 0 से गिरा, टाइम टेकन टू फॉल, टाइम व्हेन इट रीचेस बॉटम, तो टाइम का √2h/g गलत है, क्योंकि वेलोसिटी या एक्सीलरेशन थ्रू आउट वेरिएबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी समय जब ये यहां x पे था, ये r पे था, इसकी वेलोसिटी चाहिए, किसी भी x पे इसकी वेलोसिटी चाहिए, वेरिएबल है तो ऐसे तो करेंगे। और वेलोसिटी निकालने के लिए आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी gmm/r 2r, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ छापिएगा मत, -gmm/r+x लिख सकते हैं। अब यहां से वेलोसिटी स्मॉल m काट दिया मैंने, ये इधर ले आए, gm/1/r+x -1/2r ½ m v², 2 इधर भेजा, 2 से 2 काटा, 2/r+x v√। ये आया, ये वेलोसिटी आई x के टर्म में। तो अब आप dx/dt करके इंटीग्रेशन करोगे, तो dx/dt इज इक्वल टू √gm, और ये बना 2r माइनस, तो r - x r+x इंटू r √ लिख सकते हैं। तो ये बना dx इंटू √r+x r - x इंटीग्रेशन, और dt के साथ क्या टर्म आ गया, dt के साथ √gm/r, ये तो कांस्टेंट है, तो t इंटू √gm/r इज इक्वल टू r+x r - x dx इंटीग्रेशन, और लिमिट 0 से r। एक चीज तो बड़ी अच्छी सीख गए कि हमें स्पीड कभी भी निकाल लेना, लेकिन हमने जो निकाला वो 2 मास सिस्टम के लिए निकाला, लेकिन 3 मास हो, 4 मास हो, 5 हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये m1 m2 m3 समझिएगा। अब मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, ये डिस्टेंस मैंने माना r12 r23 r13, तो सिंपली एक ये पेयर है, तो इसकी एनर्जी -gm1 m2 r12, एक ये पेयर है gm2 m3 r23, एक ये पेयर है m1 m3 r13। और बड़ी अच्छी बात है कि स्केलर्स हैं, ये आखिरकार तीनों स्केलर वैल्यू है, डायरेक्शन तो है नहीं, तो हमें मतलब ही नहीं है कि कैसे रखे थे, बस हमें डिस्टेंस चाहिए। और ये हमने क्या किया, जितने पॉसिबल पेयर थे, क्योंकि हर पेयर की एक एनर्जी है और वो एनर्जी उस पेयर के पास है, तो एक एनर्जी इस पेयर के पास, एक इसके पास, एक इसके पास, तो ऑब्वियसली 3c2 पेयर्स थे, तो अगर n पार्टिकल्स होते तो nc2 पेयर्स बनते, और ये टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकलती। फिर कह रहा हूं सिस्टम की, ठीक है, ये पूरे सिस्टम के पास स्टोर्ड एनर्जी है। अब इस स्टोर्ड एनर्जी का क्या होगा, जो ले पाए ले लो। मान लीजिए मैंने तीनों को छोड़ दिया, तो तीनों एक दूसरे के पास आएंगे, तो तीनों के पास वेलोसिटी आएगी, तो पहले एनर्जी निकालो। अब चूंकि डिस्टेंस बदल गए हैं, अब एनर्जी निकालो, तो चेंज इन एनर्जी वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो पूरी एनर्जी तीनों ने ले ली। लेकिन अगर मैंने 2 को फिक्स कर दिया, अकेला एक मूव कर रहा है, तो ये मूव करके यहां पहुंचा, पहले एनर्जी निकालो, फिर एनर्जी निकालो, अब जो लॉस आया वही काइनेटिक एनर्जी। आ गया समझ में? और इसमें जैसे समझ में आ रहा है कि अगर मैंने ये 2 फिक्स कर रखे, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये मूव कर रहा है, तो पहले फोटो ऐसा था, बाद में फोटो ये है, ये इधर पास पहुंच गया या इधर पहुंच गया, तो इसके पास आ गई स्पीड। तो पहले हमारे पास 3 टर्म थे, 1 2 3, अब भी 3 टर्म है, 1 2 3, जिनमें से एक टर्म तो बदला ही नहीं, तो जो नहीं बदला उसको ना भी लिखो तो भी चलेगा, उसको इधर भी ना लिखो, उधर भी ना लिखो,
पक्का समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तो बदल क्या रहा है? सिर्फ ये गैप और ये गैप। तो सिर्फ ये दो पहले लिख लो, ये दो बाद में लिख लो। ये लिखोगे तो दोनों बार लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो दोनों बार इग्नोर मार देंगे। तो जो चीज कांस्टेंट है वो आप दोनों ही तरफ ना लिखो। पक्का समझ गए कि मल्टीपल मासेस हुए तो Nc2 पेयर्स होंगे, वो सिस्टम की एनर्जी है। लेकिन जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो जरूरी नहीं कि हम पूरे Nc2 पेयर्स लिखें। तो दो इंटरेस्टिंग एग्जांपल। इसीलिए इसका आंसर मैं अगर लिखूं MINJ RIJ सिग्मा ये सिंबल देखा देखा लग रहा है, क्या देखा था? बायनोमियल। तो जैसे ये लिख दिया, ये हत्यारा सा दिख रहा है कि भयंकर खतरनाक है। तो लेकिन ये सिंपली क्या है, ये कुछ और नहीं, टेकिंग टू एट ए टाइम है। ये टेकिंग टू एट ए टाइम है। याद दिलाता हूं, NCI NJ 0IJ N ये लिखा है। तो ये टेकिंग टू एट ए टाइम लिखा है। तो देखिए NCI या NC1 प्लस NC2 अप टू NCN का होल स्क्वायर करते तो क्या आता? पहले इन सबके होल स्क्वायर आते, NC1 NC2 NCN स्क्वायर। लेकिन एक जो टर्म आता वो टेकिंग टू एट अ टाइम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर 2AB 2BC 2CA एक्सेट्रा कुछ तो भी आता। ये जो टर्म आता ये एक्चुअली टेकिंग टू एट अ टाइम लिखा है, और इसके टोटल टर्म NC2 होते। फिलहाल N+1C2 0 से N, तो जो भी होते टोटल C2 पेयर्स होते। तो ये पेयर का आंसर क्या है इस समेशन का, वो कैसे निकालते? कि ये निकालने के लिए हम क्या करते, इसका आंसर क्या है, और ये सिग्मा NCI का होल स्क्वायर, और ये क्या है, सिग्मा NCI स्क्वायर अपॉन 2, और ये 2 टू दी पावर n का होल स्क्वायर था, ये 2NCN था, ये अपॉन 2 था। इस पूरे में मुझे सिर्फ ये याद दिलाना था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये टेकिंग टू एट ए टाइम के पेयर्स लिखे, और ये जो टेकिंग टू एट ए टाइम लिखा था और ये जो टेकिंग टू एट ए टाइम लिखा था एक ही चीज है कि हम हर M1 M2 का पेयर ढूंढ रहे हैं। याद ना आया हो कोई दिक्कत नहीं, बस ये समझ लो कि ये टेकिंग टू एट ए टाइम के पेयर्स लिखे। ठीक है, अब एग्जांपल देखो। यह बस इसलिए यूज करता हूं कि पुराना कुछ कुछ याद आता रहे तो वो कॉमन सेंस बनता रहेगा। ठीक है, चलो अब आ गया क्वेश्चन हमारा ये, लगभग जो कल क्वेश्चन हमने लिया था उसी तरह का है, बस इस बार हम फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो पहला, इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम, और दूसरा, इफ m इज डिस्प्लेस्ड बाय x perpendicular to plane and released, find its maximum speed। अब याद करिए कल की क्लास में हमने ये बात की थी कि ऑक्सीलेट तो करेगा m। अभी इक्विलिब्रियम में अगर हम ऊपर खिसकाएंगे तो 6 फोर्स आएंगे, 6 का रिजल्टेंट वापस आएगा, और एज्यूमिंग m आर फिक्स्ड, सभी m फिक्स्ड है, तो अगर मैं यहां से खिसकाऊंगा ये ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करने वाला है। तो इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम कितने हैं पेयर? 7, 7C2, 21 पेयर्स आएंगे। तो इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम ये 21 पेयर है। अब जब हम x पे ले गए तब भी 21 है, तो इनिशियल एनर्जी हम लिखते 21 टर्म आते, जब ये वापस आता तब भी 21 टर्म आते, वो दोनों घटाते वही इसकी हाफ mv स्क्वायर होती, क्योंकि इनको तो काइनेटिक एनर्जी लेनी नहीं है। लेकिन क्या वाकई में हमें 21 लिखने पड़ेंगे? क्योंकि दरअसल इनकी तो लिखनी नहीं है आपस में, क्योंकि वो बदलेगी नहीं, क्योंकि अगर ये जब यहां था अब ये इधर आ गया तो सिर्फ डिस्टेंस यही तो बदले, तो सिर्फ 6 टर्म लिखने पड़ेंगे।
सिर्फ आपको 6 टर्म ही लिखने पड़ेंगे क्योंकि 6 डिस्टेंस ही बदल रहा है। लेकिन पहले पार्ट में तो पूछा ही इंटरेक्शन एनर्जी है, इसमें तो मजबूरी है कि पूरे 21 लिखो। लेकिन 21 हम रैंडम काउंट नहीं करेंगे। पहले तो मैं इस 5 के इस m के 6 लिख लूं, तो 6GMM/L, क्योंकि हमें पता है ये डिस्टेंस भी L होता है। ठीक है, अब 6 पेयर इनके लिख लो, 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। 6GMM/L, और हमें पता है कि ये पेयर L√3, ये लेंथ L√3 होती है। L√3 के भी 6 पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पेयर GMM/L√3, और शायद समझ गए होंगे लास्ट में 3 पेयर 2L के। ये गैप कितना है? ये भी L, ये भी L, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो 3 पेयर GMM/2L। अब देखिए 6 और 6 12 और 3 15, 15 टर्म कौन से आए? जो इन स्मॉल m के आपस में थे, और ये इत्तेफाक नहीं 6C2 15 ही होता है। 6 स्मॉल m है और आपस में निकालते तो 6C2 15 पेयर्स बनते, ये लिखें। और ये क्या है? जब इसने बाकी के साथ बनाए तो 1C1 6C1, 6 केस वो है, तो 15 और 6 21 या 7C2। आ गया समझ में? लेकिन जरा समझिए, दूसरी क्वेश्चन के लिए हमें इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में ऐसा था, ये x डिस्टेंस ऊपर है। अब देखिए सबके डिस्टेंस जो भी हैं तो बराबर है, और सबका डिस्टेंस कितना है? तो 6 पेयर है, 6GMM, डिस्टेंस कितना है? L² x² अंडर रूट का नेगेटिव। आया समझ में? प्लस 0 इज इक्वल टू -6GMM/L प्लस ½ mv मैक्स स्क्वायर। ये समझ में आया? दूसरा क्या हुआ? पहले जब ये x डिस्टेंस पे था तो स्पीड इसकी 0 थी, और जब ये सेंटर को क्रॉस करने वाला होगा इसी समय तो स्पीड मैक्सिमम होगी। तो अब डिस्टेंस सबके कितने हैं? L, और पहले L² प्लस x² अंडर रूट था, तो 6 पेयर L के, पहले 6 पेयर इसके। बाकी ये टर्म इधर भी लिखते तो इधर भी लिखते, क्योंकि वो तो बदले ही नहीं, इसलिए हमने कहीं नहीं लिखे। क्वेश्चन 1, 4 स्फीयर हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 4r, 4r सभी के बीच का, और इनकी खुद की रेडियस भी r है। मास m, रेडियस r, ठीक है। 4 आइडेंटिकल मासेस। पहला, इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम। दूसरा, if only one of these is released, find its speed at O. All are released. Find speeds just before impact. चार आइडेंटिकल स्फीयर हैं, ऐसे रखे हुए। क्वेश्चन 2,
एक मिनट, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। हाँ, एक मिनट पहले क्वेश्चन समझ लो तीनों। पहला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तीन आइडेंटिकल मासेस, सबकी रेडियस आर है, 4 है ना, सबकी रेडियस आर है, इसकी इंटरेक्शन एनर्जी सभी काउंट होंगी। अब हमने क्या किया, तीन फिक्स रखे, सिर्फ एक को छोड़ दिया, तो हमें समझ में आ रहा है कि ऐसे जाएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तीन फिक्स से अट्रैक्ट हो रहा है तो ये ऐसे जाएगा। जब ये ओ पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, समझ गए। तीसरे क्वेश्चन में चारों को छोड़ दिया, चारों को छोड़ दिया तो कैसे जाएंगे, ऐसे, हमेशा स्क्वायर बना रहेगा। और जब टकराएंगे तो चूंकि डिस्टेंस जीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों सबकी रेडियस है, बस अंतर क्या आएगा, इस बार काइनेटिक एनर्जी चारों लेंगे और बिकॉज ऑफ सिमेट्री बराबर लेंगे, पहले सिर्फ एक ले रहा था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग, एक मास कैपिटल एम है, फिक्स्ड है, लेकिन उसमें एक कैविटी है, रेडियस r/2 की, मास बचे हुए हिस्से का। अब ये एक मास m है, तो पहले में इन दोनों के सिस्टम की एनर्जी निकालनी है। सेकेंड पार्ट में मिनिमम स्पीड m की कितनी हो कि इंफिनिटी पे भाग जाए, समझ गए। तो समझिएगा, इनिशियली स्पीड v मानेंगे तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी पता है, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी पता है, यही आएगी। फाइनली जब फार अवे हो गए तो पोटेंशियल एनर्जी भी पता है, काइनेटिक एनर्जी भी पता है, कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, 0, और काइनेटिक एनर्जी भी 0 ही लेनी है क्योंकि मिनिमम स्पीड चाहिए। तो एक तरीके से एस्केप वेलोसिटी का कैलकुलेशन है कि हमें इस मास की एस्केप वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, वही नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन 3 और भी इंटरेस्टिंग, दो प्लेनेट है, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जो कि दोनों फिक्स्ड है, एक स्मॉल m हमें भेजना है, तो कितनी कम से कम स्पीड रखूं कि ये वहां तक चला जाए। एक मिनट, अब ये डिस्टेंस 9r, ये डिस्टेंस 9r है, समझ गए। तो आपको यहां से जस्ट यहां भेजना है। तो अब आपको इनिशियल फोटो है, फाइनल फोटो बनाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। हाँ, ये दोनों घर के लिए मान लो, ये दोनों क्वेश्चन घर के लिए मान लो, दोनों क्वेश्चन क्योंकि काफी अच्छे हैं, खासकर ये क्वेश्चन। आर डिस्टेंस सेंटर से, अरे ये तो रेडियस निगलेक्ट कर दो, इसकी पॉइंट मास मान लो। एक मिनट, दोनों ही क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, खासकर ये, मतलब समझ गए। जैसे ये क्वेश्चन सिंपली क्या है कि हमें कोई रॉकेट अर्थ से रॉकेट छोड़ना है मून तक, तो आपको मून तक नहीं भेजना है, आपको अर्थ और मून के न्यूट्रल पॉइंट तक भेजना है, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट तक भेज दिया उसके बाद वो अपने आप चला जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन में नेगेटिव मास सिस्टम, एक बार घर पे अच्छे से ट्राई करिएगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। क्वेश्चन 1, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा उसको समझने के लिए। पहले इंटरैक्शन एनर्जी के टर्म 4 आ गए, 6GMM/4r का होल स्क्वायर, सॉरी ये, और 2 आ गए 2GMM/4r√2, हो गया पहले पार्ट का आंसर। दूसरे में पूछा है कि रिलीज कर दिया और जब ये ओ पे पहुंचा तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ये तीन तो हिलने नहीं है, ये एम इधर पहुंच गया, तो ये अभी भी 4r है, ये अभी भी 4r है, ये कितना बना 2√2r, 2√2r। अब हम सिर्फ वही लिखेंगे जो बदला है। तो इस दौरान डिस्टेंसेस कौन से बदले हैं, 1 2 3, 1 2 3, यही डिस्टेंस बदले, तो सिर्फ 3 टर्म ही लिखेंगे हम। तो दूसरे में 3 टर्म, तो पहले एनर्जी, या सिंपली समझिए
या तो ऐसे समझिए 3 डिस्टेंस बदले, या ये समझिए ये मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी 3 एनर्जी थी, अब इसकी 3 एनर्जी है, क्योंकि बाकी एनर्जी उस कॉन्फ़िगरेशन की होंगी। तो इसकी एनर्जी कितनी कितनी है, तो थी 2 बार Gmm/4r, 1 बार Gmm/4r√2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनली 2 बार Gmm/2√2r, ये और ये, और दरअसल तीसरा भी यही है, तो शायद मैं 3 बार ही कर दूं, प्लस ½ mv²। पक्का आ गया समझ में? किसके पास इनिशियल एनर्जी लिखी हमने, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो थी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी के 3 टर्म थे, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी के 3 टर्म, काइनेटिक एनर्जी का 1 टर्म। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा था, चारों है, तो चारों में इस बार चारों डिस्टेंसेस बदल रहे हैं, तो क्योंकि पहले कॉन्फ़िगरेशन ये था, अब कॉन्फ़िगरेशन ये, तो पहले ये था, लेकिन हमें पता है 4 स्पीड आएंगी सभी की ऐसी, तो इनिशियली एनर्जी ये है, इसे U मानू, U छापा मैंने, प्लस 0 इक्वल टू U बाय पहले सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस 4r था, अब सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस 2r, और शायद समझ पा रहे हो कि हर जगह एक्सप्रेशन यही आएगा, बस 4r की जगह 2r, 4r की जगह 2r, तो ये U/2 आया समझ में, और प्लस 4 टाइम्स ½ mv² कि पहले एनर्जी U थी, अब एनर्जी U/2 है, और U/2 इसीलिए पहले डिस्टेंस 4r था, अब डिस्टेंस 2r है, सभी डिस्टेंस आधे हो गए, तो पूरा कैलकुलेशन रिपीट करने की जरूरत नहीं, ये U लिखा था U/2 4 टाइम्स ½ mv², इसको सिंप्लीफाई करो, वेलोसिटी आ, सारे एनर्जी डबल हो गई, सॉरी U/2 लिखा, 2U बिल्कुल सही, गलत लिखा है, ठीक है, सारे डिस्टेंस आधे हो गए, एनर्जी डबल हो गई, लेकिन वो नेगेटिव में डबल हुई है इसीलिए कम हो गई है, बिल्कुल सही, वो 2U टर्म लिखा होना चाहिए था।